मित्रों, आज हम बात करेंगे सिरमौर राजपूत वंश के बारे में। इनका वंश चंद्र वंश है तथा इनका मूल वंश यदु वंश है, अर्थात ये श्री कृष्ण के वंशज हैं। इनका गोत्र अत्रि तथा कश्यप है तथा इनका मूल ठिकाना राजस्थान का जैसलमेर है। इनकी प्रमुख गद्दी हिमाचल का सिरमौर और नाहन है। मित्रों, इतिहास वही जीवित रहता है जिसे सहेजा जाए। अपने पूर्वजों के शौर्य और राजपूत वंश की गौरव गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का यह मेरा एक छोटा सा संकल्प है। इस डिजिटल यात्रा में आप सभी का स्नेह और सहयोग प्रार्थनीय है। इसके साथ साथ हमारी आज की युवा पीढ़ी से एक अपील है। जिस प्रकार आपके माता पिता ने आपको राजपूत कुल में बनाए रखा, जिसके कारण आपको अपने राजपूत कुल का होने पर गर्व है, ठीक उसी प्रकार आपका दायित्व है कि अपनी आने वाली पीढ़ी पर कोई और टैग न लगने दें, उन्हें राजपूत बनाए रखें। यानी आप अपने माता पिता की इच्छा से स्वजातीय विवाह करें, वरना आने वाला कल आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपकी जाति को नष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर षड्यंत्र चल रहा है। इससे आप बचे। अपने दिल्ली के जंतर मंतर पर जाति व्यवस्था को खत्म करने वाली बातें तो जरूर सुनी होगी। ये षड्यंत्रकारी कोई और नहीं बल्कि आपके कुछ पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के परिणाम है। अब आते हैं अपने विषय पर। सिरमौर के शाही राजवंश का संबंध राजस्थान के जैसलमेर के प्रतिष्ठित भाटी राजपूत वंश से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस वंश की स्थापना 1095 ईस्वी में हुई थी। प्राचीन राजा के वंश के समाप्त होने पर वहां के दरबारी और लोगों ने जैसलमेर के शासक से एक राजकुमार भेजने का अनुरोध किया। तो इस वंश के प्रथम शासक राजा शुभ वंश प्रकाश ने दून घाटी में राजबन को अपनी राजधानी बनाकर इस नए राजवंश की नींव रखी, जिसका नाम सिरमौर वंश पड़ा। इसलिए इस वंश के मूल पुरुष राजा शुभ वंश प्रकाश को ही कहना उचित होगा। सिरमौर वंश के नामकरण के बारे में काफी कुछ अनुमान है। एक मत के अनुसार यह राज्य पहाड़ी रियासतों में अपनी अहम भूमिका रखने के कारण सभी जिलों का सिर का ताज था, जिस कारण सिरमौर कहा गया था। एक मत यह भी है कि राजा शालीवाहन द्वितीय के पौत्र राजा रसालू के पुत्र सिरमौर के नाम पर इस राज्य का नाम सिरमौर पड़ा। राजा रसालू से संबंधित कुछ स्थान सिरमौर में वर्तमान भी मौजूद है, जिनमें नाहन के निकट राजा रसालू का टीबा भी है। नामकरण की इस परंपरा में एक मत यह भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को समाप्त करने में मगध के बीच के राज्य कुलिंद पर्वतीय राज्य की सहायता ली, यानी सिरमौर वंश से सहायता मांगी। अतः चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रति किए गए उपकारों से कृत्य होकर यहाँ के राज्याध्यक्ष को एक सम्मानित उपाधि सिरो मौर्य अर्थात मौर्य साम्राज्य का शीर्षस्थ भाग से सम्मानित किया। कालांतर में भाषा विज्ञान के सैद्धांतिक आधार पर वर्ण विपर्यय होकर इसका नाम सिरमौर के स्थान पर सिरमौर पड़ गया। इसके नामकरण के बारे में एक मत यह भी है कि इसका नाम पांवटा साहिब से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में गिरी नदी की बाएं तरफ स्थित सिरमौरी ताल पर पड़ा। ऐसा माना जाता है कि किसी समय यह स्थान सिरमौर राजाओं की राजधानी थी। पहाड़ी भाषा में सिरमौरी शब्द का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि लोग आज भी इसे ठेठ पहाड़ी में सरमौर बोलते हैं।
जिसकी उत्पत्ति सर यानी कि तालाब और मौर यानी महल से हुई है, अर्थात तालाब के किनारे महल। बाद में वर्ण व शब्द परिवर्तन से सरमौर का नाम सिरमौर हो गया। एक किंवदंती के अनुसार सिरमौर राज्य के शुरुआती इतिहास के दौरान जब राजा मदन सिंह शासन कर रहे थे, तब एक महिला ने राजा के समक्ष अपने कालेबाजी के बारे में बात की। राजा ने उससे यह शर्त रखी कि अगर वह एक रस्से पर नाचते हुए गिरी नदी को पार करते हुए पोका गांव से टोका पहाड़ी पर आ जाए तो उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। वह नटनी जैसे ही यह कर्तव्य पूरा कर सिरमौर की टोका पहाड़ी पर पहुंचने ही वाली थी कि आधा राज्य हाथ से जाने के भय से दीवान जुझारू सिंह ने रस्सी काट दी और नटनी नदी में गिर गई तथा उसने गिरते ही श्राप दे दिया। वहां के क्षेत्रीय लोग एक पंक्ति बोलते हैं, आर टोका पार पोका डूब मरो सिर मरो रे लोका। इस नटनी के नदी में गिरने पर ही इस नदी का नाम गिरी नदी पड़ा। कहा जाता है कि नटनी के श्राप के कारण नदी में भयंकर बाढ़ आई और सिरमौर रियासत पूरी तरह नष्ट हो गई। एक संस्करण यह है कि नटनी के श्राप के कारण राज्य जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, तो इस राज्य के कुछ प्रभावशाली लोगों ने जैसलमेर के राजा से संपर्क किया और उन्होंने अपने तीसरे पुत्र होसू को सिरमौर भेज दिया। एक अन्य संस्करण के अनुसार लगभग 1097 ईस्वी में जैसलमेर के राजा उग्रसेन जो तीर्थ यात्रा कर हरिद्वार की यात्रा करने के लिए आए थे और राज्य के नजदीक खाली सिंहासन सुनकर अपने बेटे सौबा रावल को भेज दिया, जिसने राजवन में अपनी राजधानी बनाकर शुभ्रंश प्रकाश के नाम से राज किया। उन्होंने 1099 ईस्वी तक राज्य पर शासन किया और इस तरह 4 साल शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस समय से लेकर राजवाड़ा शाही के अंत तक सिरमौर रियासत में प्रकाश वंश का शासन रहा। मलही प्रकाश ने 1108 ईस्वी से 1117 ईस्वी तक शासन किया। वह धार्मिक और दानशील स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उन्होंने गढ़वाल के श्रीनगर के राजा के साथ लड़ाई लड़ी और मालदा का किला जीत लिया। उनके वंशज उदित प्रकाश ने 1121 से 1127 ईस्वी तक शासन किया, जिन्होंने राजवन से अपनी राजधानी को देहरादून की कालसी में बदल दिया। इसी तरह राजा सुमेर प्रकाश ने 1149 ईस्वी से 1158 ईस्वी तक राज्य पर शासन किया और क्योंथेल के रतेश किले को जीता। वो राजधानी कालसी से रतेश ले गए। जब सूरज प्रकाश ने 1158 ईस्वी से 1169 ईस्वी तक शासन किया, तो उन्होंने फिर से कालसी को राजधानी बनाया, जिस पर लोगों ने विद्रोह किया, जिसका मुकाबला करते हुए राजा की बहन मारी गई। राजा ने विद्रोह को दबाकर जुबल, बलसन, घुंड, सायरी, ठियोग, रावी और कोठगढ़ के राणा तथा ठाकुरों को दबाकर अपने अधीन कर लिया। इसके बाद अनेक राजाओं ने राज किया, जिनका उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि 1342 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक जगत प्रकाश की अवधि रही, जिन्हें खराब प्रशासन के लिए जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ठाकुरों ने फिर से शासन के खिलाफ विद्रोह किया। उनके पुत्र वीर प्रकाश ने 1356 ईस्वी से 1366 ईस्वी तक राज किया और रावी व जुबल के विद्रोह को कुचल दिया।
बाद के शासकों के समय में राज्य की राजधानी को रकेश परगना के मेरी कोट और गारगाह के बीच स्थापित किया गया। लेकिन बुध प्रकाश के समय राजधानी को फिर से कालसी स्थानांतरित कर दिया गया। राजा कर्म प्रकाश ने 1621 ईस्वी में नाहन को राजधानी बनाया और 1616 से 1630 ईस्वी तक शासन किया। वह बाबा बनवारी दास के शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि भारत के मुगल सम्राट शाहजहां ने गढ़वाल में श्रीनगर को जीतने के लिए 2000 घोड़ों के लिए करम प्रकाश से अनुरोध किया था। यह अनुरोध राजा ने स्वीकार कर लिया था। उनके सेनापति निजामत खान ने शेरगढ़, कालसी, बैरेट आदि के किलों पर कब्जा करने में प्रारंभिक सफलता हासिल की, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति खो दी और उनकी जगह मिर्जा खान फौजदार को नियुक्त किया गया, जिन्होंने सिरमौर के राजा सुभोग प्रकाश और अन्य जागीरदारों की मदद से गढ़वाल में श्रीनगर पर विजय प्राप्त की। राजा सुभोग प्रकाश ने मुगल सम्राट की सहायता से कोटहा के क्षेत्र को सिरमौर रियासत में मिला लिया। राजा सुभोग प्रकाश एक अच्छे प्रशासक थे और राज्य के विकास में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने मुगल राजाओं को कालखंड के क्षेत्र तक सीमित कर दिया। मित्रों, कालखंड का क्षेत्र देहरादून के पास के क्षेत्र को बोला जाता है। 1664 से 1684 ईस्वी के दौरान बुध प्रकाश के शासनकाल के दौरान मुगल राजकुमार ने श्रीनगर के राजा के बैराट और कालसी के किले पर कब्जा कर लिया, जो मूल रूप से सिरमौर राज्य का हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि सिरमौर के राजा ने बेगम जहां क्षेत्र के साथ पत्राचार बंद कर दिया था, जिन्हें उन्होंने कस्तूरी, जंगली अनार और जंगली पक्षियों आदि को भेजा था। बुध प्रकाश का बेटा जोगराज, जिन्होंने मत प्रकाश के नाम से 1684 से 1704 ईस्वी तक शासन किया था और उन्हें मुगल सम्राट द्वारा मान्यता दी गई। उनके शासन की एक दिलचस्प विशेषता यह थी कि उनके शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह जी पावटा साहिब के दौरे पर आए और 3 साल वहां पर रहे, जब उन्हें आनंदपुर से बिलासपुर के राजा ने निष्कासित कर दिया था। बाद में बिलासपुर और श्रीनगर के राजा ने गुरु के साथ पावटा साहिब में लड़ाई लड़ी, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी की जीत हुई। मत प्रकाश की मृत्यु 1704 ईस्वी में हुई, इसलिए हरि प्रकाश ने 1704 ईस्वी में सिंहासन संभाला और 1712 ईस्वी तक शासन किया। उनकी मृत्यु पर उनके बेटे विजय प्रकाश ने 1712 ईस्वी से 1736 ईस्वी तक शासन किया। उसके पश्चात उनके पुत्र प्रताप प्रकाश ने 1736 से 1754 ईस्वी तक शासन किया। वह एक कमजोर शासक थे और उनके कई सामंतों ने उनके शासन के खिलाफ विद्रोह किए। 1754 ईस्वी में उनके पुत्र किरत प्रकाश ने सिंहासन ग्रहण किया और 16 साल तक 1770 ईस्वी तक शासन किया। वह एक कुशल शासक थे और अपने राज्य में अनेक सुधार किए। उन्होंने गढ़वाल के श्रीनगर के राजा के साथ लड़ाई लड़ी और उसके बाद उन्होंने नारायणगढ़, रामपुर, थानाधार, मोरनी पिंजोर, रामगढ़ और जगतगढ़ पर कब्जा कर लिया। उपरोक्त हुकूमतों को जीतने के बाद उन्होंने पूरे क्षेत्र में अपनी शक्ति को समेकित किया और पटियाला के राजा अमर सिंह के साथ गठबंधन कर साइफाबाद को प्राप्त किया।
आगे गढ़वाल के श्रीनगर के राजा के साथ गठबंधन में उन्होंने गोरखाओं के साथ लड़ाई लड़ी और उनसे संधि की। 1770 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जगत प्रकाश ने राज्य पर 1789 ईस्वी तक शासन किया। यह अवधि ज्यादातर ऐतिहासिक घटनाओं की नहीं थी और उनके बेटे धर्म प्रकाश ने राज्य पर 1789 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक शासन किया। इस दौरान यह कहा जाता है कि नालागढ़ के राजा राम सिंह ने उनके राज्य के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और गढ़वाल के श्रीनगर के राजा से देहरादून के पास का खुशालपुर के किले पर कब्जा कर लिया। इसके अतिरिक्त उनके काल में राजा संसार चंद ने कांगड़ा पर तथा बिलासपुर राज्य पर हमला किया, जिसमें बिलासपुर राजा ने सिरमौर के राजा से सहायता मांगी। सिरमौर के राजा ने अपनी सेना की खुद अगुवाई की और लड़ाई में अपना जीवन खो दिया, जिस पर उनके भाई करम प्रकाश सिंहासन पर बैठे और 1793 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक शासन किया। वह एक अकर्मण्य राजा थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सभी जागीरों को हमेशा के लिए खो दिया। उनके समय में रियासतों को अदालत की षड्यंत्रों के लिए जाना जाता था। कुछ दरबारियों के मदद से उनके भाई रतन प्रकाश ने सिरमौर के सिंहासन को हथियाने की कोशिश की, लेकिन करम प्रकाश ने मदद के लिए देहरादून में गोरखा सेना के चीफ काजी रणजोर थापा से अपील की। कमांडर थापा एक अवसर की तलाश में थे और उन्होंने रतन प्रकाश के षड्यंत्र को कुचल दिया। हालांकि उन्होंने सिरमौर राज्य के असली शासक करम प्रकाश को रियासत वापस नहीं की और नतीजतन उन्हें रामगढ़ राज्य के अधीन सुबाथु में रहना पड़ा। लेकिन कुशल सिंह के मृत्यु के बाद रामगढ़ और उनके पुत्रों ने करम प्रकाश को अपनी स्थिति छोड़ने का आदेश दिया और वह बुरिया गांव, जहां उन्होंने 1826 ईस्वी तक अपना समय बिताया। इस समय रानी गोलेर करम प्रकाश की पत्नी ने लुधियाना के ब्रिटिश कमांडर से गोरखाओं के अवैध कब्जे से अपने राज्य को पुनर्प्राप्त करने की अपील की। ब्रिटिश कमांडर लुधियाना से कालीनगर गए और दुश्मनों को किले से बाहर निकाल दिया। इसके बाद ब्रिटिश सेना नाहन तक पहुंची और गोरखों पर हमला किया, जो नाहन से 7 किलोमीटर दूर जयतक किले के अंदर छिपे थे। लेकिन ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और 1815 में ब्रिटिश भारत सरकार के साथ नेपाल सरकार ने संधि की। हालांकि अंग्रेजों ने उनके पुत्र फतेह प्रकाश को सनद की अनुमति नहीं दी थी और उनके बालिग होने तक गोलर रानी को राज प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया। 1827 में बालिग होने पर फतेह प्रकाश को राज्य की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई। अंग्रेजों ने इस दौरान जसपुर परगने के मोरनी किला, जगतगढ़, क्यारदादून के किले पर अपना अधिकार बरकरार रखा। अपने 35 वर्षों के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश के साथ अच्छे संबंध रखे। 1836 में प्रथम अफगान युद्ध के दौरान फतेह प्रकाश ने अंग्रेजों को सैन्य और सामग्री सहित सहायता प्रदान की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था। 1839 से 46 तक प्रथम सिख युद्ध के दौरान राजा ने फिर से अंग्रेजों के पक्ष में और हरी की पटन में ब्रिटिश सेना को मजबूत करने के लिए एक कुमक को भेजा। राजा की 1704 ईस्वी में मृत्यु हुई और उनके बेटे रघुवीर प्रकाश ने 1850 ईस्वी से
1856 ईस्वी तक राज्य पर शासन किया। उसके पश्चात शमशेर प्रकाश, जिन्होंने 1856 ईस्वी से 1898 ईस्वी तक 42 वर्षों तक शासन किया, उन्होंने राजा क्योंथल की बेटी से विवाह किया, जो महान, सुंदर और प्रशासनिक क्षमता वाली महिला थी। वह राजा की अनुपस्थिति में राज्य की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवसाय का संचालन करती थी। रानी की मृत्यु पर राजा ने महल को छोड़ दिया और शमशेर विला में रहने लगे, जिसे उन्होंने ही बनवाया था। उन्होंने रानी की याद में रानी ताल बाग बनाया। वह एक बहुत ही सक्षम और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने राज्य के प्रशासन का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने अपने समय के दौरान रियासत में पुलिस, न्यायिक, राजस्व अदालत, जिला बोर्ड और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कर नाहन में पहली नगर पालिका बनाई। अस्पतालों, स्कूलों और डाक घरों को खोला गया और लाना चेता में लोहे की खदान विकसित करने का प्रयास किया। राजा ने फिर नाहन फाउंड्री की स्थापना की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि को क्यारदुन को उपनिवेशवाद के रूप में स्थापित करना था, जो अब तक घने जंगल का ट्रैक था। पहली बार राज्य के भूमि सुधारों का निपटारा किया गया था और जमींदारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किया गया था। वनों को संरक्षित किया गया, जो राज्य के राजस्व का एक स्रोत बन गया। राजा शमशेर प्रकाश को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अंततः यह रियासत भारत के संघ और हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के रूप में विलय हुई। अब जरा बिहार के सिरमौर राजवंश पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सिरमौर राजपूत वंश बिहार राज्य के मगध क्षेत्र में भी एक प्रमुख राजपूत वंश रहा है। ऐसा माना जाता है कि सिरमौर राजपूतों का संबंध बैसवाड़ा के शाही राज परिवार से था, जो सबसे पहले गया में आकर यहाँ के कुछ स्थानों पर अधिकार कर लिया। फिर यहाँ रहने के बाद इन्होंने अपनी वीरता से गया जिले के एक बड़े क्षेत्रों पर अधिकार किया। आज भी सबसे ज्यादा सिरमौर राजपूत गया जिले में ही निवास करते हैं, यानी बिहार और हिमाचल प्रदेश इनका मुख्य ठिकाना रहा है। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूं। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और राजपूत वंश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय भवानी, जय राजपूताना।